जी, सभी बहन भाइयों को नमस्कार। एक ओम करते हैं। ओम। आज का जो विषय है वो है पशु चिकित्सा और उसके पालन और उसके प्रबंधन के ऊपर। तो हमने पहले प्रोटीन के, वसा के, विटामिन के बारे में चर्चा की थी। उसकी वीडियो भी आत्मनिर्भरता की ओर यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, तो उसमें से हम देख सकते हैं। पशु आहार क्या है कि पूरा जैसे कि गाय के ऊपर मुख्य रूप से इसका वो है, इस विषय का ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन पशु के अंतर्गत इसलिए बोला गया है, यदि भैंस भी किन्हीं के पास है तो उसको भी इसी प्रणाली के अंतर्गत उसका आहार की व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि हमारे भारत में बहुत समय से भैंस भी हमारे अ, पशुपालन के का एक साधन आपकी आवाज नहीं आ रही लोकेश जी अच्छे से। तो इसलिए गाय और भैंस दोनों बहुत समय से हमारे भारत में पाली जाती रही है। तो उसको ध्यान में रख के ही चिकित्सा और आहार का क्रम थोड़ा रखा जाता है। और भाव प्रकाश निदान में भी भैंस के लिए, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो भाव प्रकाश निदान में भी बोला गया है। जी, नेटवर्क की समस्या है। तो मैं ये कह रहा था कि भाव प्रकाश निदान में भी भैंस के महत्व को कुछ जगह बताया है कि कुछ कुछ परिस्थिति में भैंस का दूध भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ बीमारियों में, कुछ अवस्थाओं में, अलग अलग अवस्थाएं हैं तो उनमें प्रयोग कर सकते हैं। तो पर ज्यादातर गाय का दूध ही उपयोगी माना गया है। तो उसी आधार पे हम आज का विषय लेते हैं। और अ, इसमें मैं साझा नहीं करता हूँ पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ मैं अलग से शेयर कर दूंगा। मैंने लिंक में भी डाला था, आप कहेंगे तो और डाल दूंगा। वो डालने पर डिस्कनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क का थोड़ा सा एरर होने लगती है कुछ। तो आज जैसे पशु आहार और उसके प्रकार कौन कौन से होने चाहिए, और आप लोगों का भी कुछ अनुभव हो तो आप भी साझा कर सकते हैं। ये एक चर्चा सत्र है, स्वाध्याय सत्र है, और आपके कुछ विचार हों तो आप भी अ, साझा कर सकते हैं। जी। तो पशु आहार और उसके प्रकार। पशु को मुख्य रूप से उसके आहार को दो भागों में बांटा जाता है, जैसे मोटे चारे और दाना। मोटे चारे, इसमें अपचनशील पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा पाचक तत्वों की मात्रा कम होती है। जुगाली करने वाले पशुओं के लिए यह महत्वपूर्ण होते हैं। वे दो प्रकार के होते हैं, पहला हरा चारा और दूसरा सूखा चारा। हरे चारे, इसमें पानी की मात्रा अधिक 70 से 80% तथा शुष्क पदार्थ की मात्रा कम 20 से 30% होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है फलीदार हरे चारे और दूसरा है बेफलीदार रसीले चारे। फलीदार द्विदलीय, इन चारों में बरसीम, रिजका, मटर, लोबिया, ग्वार, मेथी, सु सुबबूल सुबबूल आदि हैं। ये फलीदार बेफलीदार चारे की अपेक्षा अधिक रुचिकर, स्वादिष्ट तथा पाचक होते हैं।
इन चारों में प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की मात्रा अधिक होती है। बेफलीदार जो चारे हैं वो एक दलीय हैं। इसमें प्रमुख रूप से खेतों में उगाई जाने वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, जई आदि हैं। इसके अलावा इसके अलावा इसमें कई तरह की घास हैं, जैसे हाथी घास, नेपियर जिसे बोलते हैं, अर्जुन घास, खैर घास, सूडान घास, गिनी घास, दूब घास और मोथा आदि इसमें हैं। कुछ हरे चारे जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा आदि को उपचारित करके साइलेज, चारे का अचार जिसे बोलते हैं, बनाकर रखा जाता है, जिसे हरे चारे की कमी की अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है। इसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। सूखे चारे में जैसे सूखे बेफलीदार, इसमें धान की पुआल, गेहूं, जौ, जई का भूसा तथा मक्का, ज्वार, बाजरे की कड़वी आदि आते हैं। ये सब फसल से बची सामग्री हैं। इन चारों में प्रोटीन नहीं के बराबर होता है। सभी पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। चारा बहुत कम पचनशील होता है। सूखे फलीदार, इसमें फलीदार फसलों का भूसा जैसे मटर, अरहर, उड़द तथा अन्य दालों का भूसा आता है। इसके अलावा रिचका, बरसीम, लोबिया आदि के हरे चारे को पकने से पहले काटकर सूखने के बाद रखा जाता है। इस तरह के सुखाकर रखे हुए चारे में पोषक तत्व अधिक होते हैं, जिसे हे कहते हैं। फलीदार फसलों का भूसा बेफलीदार अनाजों के भूसों की अपेक्षा अधिक रुचिकर, स्वादिष्ट और पोषक होता है। दाने इसमें कौन-कौन से इस्तेमाल होते हैं? 1 मिनट, चौहान सर कुछ कह जी, तो हम एक जी, तो हम अभी हमने समझा कि सूखे फलीदार चारे के बारे में। अब हम थोड़ा-सा दाने के बारे में समझते हैं कि जैसे मोटे चारे पशुओं की केवल जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दानों में पोषक तत्वों का भंडार होता है तथा संपूर्ण पोषक तत्वों की मात्रा दाने के अंदर 60% से भी अधिक होती है। इसी कारण दाने उत्पादन, वृद्धि और श्रम करने वाले पशुओं के आहार का आवश्यक भाग हैं। मोटे चारे की पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए पशु के आहार में दानों का प्रयोग होता है। इसमें अनाज के दाने, जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। संपूर्ण पाचक तत्व अधिक होने के कारण शीघ्र पाचक तथा शक्तिदायक होते हैं। इस वर्ग में मक्का, ज्वार, जई, जौ, गेहूं आदि के दाने शामिल हैं। और इनमें तीन की अधिक पचनीय प्रोटीन 14% तक पाई जाती है। चना, मटर, अरहर, ग्वार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खलियां के अंतर्गत प्रोटीन तथा वसा की मात्रा अधिक होती है। संतुलित आहार में खलियों का देना आवश्यक होता है। इस वर्ग में सरसों, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और बिनौले आदि की खली आती है। दानों व दालों के जो उप उत्पाद हैं, उसमें चोकर तथा चूनी आदि शामिल हैं। यह शीघ्र पाचक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होते हैं, जिससे पशु इन्हें चाव से खाते हैं। बीमार, दुबले
तथा छोटी उम्र के पशुओं के लिए यह उत्तम होता है। कम दूध देने वाले पशुओं को खिलाने में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। गेहूँ, चावल का चोकर और चना, अरहर, मूंग, मसूर की चूनी इसके लिए प्रयोग की जाती है। चावल व गेहूं के चोकर में फास्फोरस काफी मात्रा में होता है। उपरोक्त दानों में किसी खास पोषक तत्व की आपूर्ति करने की अधिक क्षमता होती है। अतः दाना मिश्रण कई तरह के अनाज के उप उत्पाद, तिलहन तथा उप उत्पाद तिलहनों से। पटेरनाथ डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा में एक क्रॉप इंट्रोड्यूस करी थी, बेबी कॉर्न क्रॉप, जिसको शिशु भुट्टा भी बोलते हैं। बेबी कॉर्न लोगों ने खाया भी होगा, छोटा सा होता है 10 सेंटीमीटर का, और बीज बनने से पहले ही उसको तोड़ लिया जाता है। उसमें बीज नहीं बनने दिया जाता, उसको निषेचित नहीं होने दिया जाता, पॉलिनेट नहीं होने दिया जाता। तो ये जो बेबी कॉर्न क्रॉप है, ये हमारे गांव में आज प्राइम क्रॉप है फोडर की, और ये मक्का का ही मतलब रूप है, जो वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं मक्का को। तो ये जो बेबी कॉर्न का जितना फोडर है, ग्रीन फोडर, 3-4 उसमें बेबी कॉर्न आते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा वो जो स्टॉक है, उसका पूरा का पूरा ग्रीन फोडर है, पत्ती के समेत। और ये पत्ती के समेत ग्रीन फोडर पूरा पशु को बहुत चाव से खाते हैं, क्योंकि मक्का है वो, और उसमें दाना बनने नहीं दिया जाता, तो उसका सारा पोषण जो है पौधे में रहता है, और वो बहुत पोषक तत्व उसमें रहते हैं मक्का के सारे ही। दाना उसमें बनने नहीं दिया जाता, तो छोटी अवस्था में उसको तोड़ लेते हैं। तो हमारे यहाँ डेयरी इंडस्ट्री पूरी की पूरी बेबी कॉर्न पूरे साल अवेलेबल रहता है। 3-4 क्रॉप हमारे यहाँ ली जाती है बेबी कॉर्न की फसल, तो सारे साल वो उपलब्ध रहता है उसका हरा चारा। तो उससे क्या है, 20 से 25% दूध भी बढ़ा है पशुओं में। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि खाली बेबी कॉर्न नहीं खिलाया जाए। पशुओं को जिस प्रकार हम मनुष्यों को सीजनल चीजें सबसे सूट करती हैं, सबसे अच्छी रहती हैं शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, तो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भगवान ने जो उनका सिस्टम बनाया है, वो अन्न के लिए नहीं बनाया है। उनका सिस्टम जो बनाया है वो हरे चारे के लिए ज्यादा बनाया है। तो उनको शाक सब्जी और हरा चारा ही ज्यादा, उनको जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी के अनुकूल बनाया है प्रकृति ने। तो हमें प्राकृतिक रूप से उनको हरा चारा ज्यादा देना चाहिए, और विभिन्न प्रकार का हरा चारा देना चाहिए। सूखा चारा 30 से 40% देना चाहिए, हरा चारा 60% तक देना चाहिए। तो लोग ज्यादातर उन्हें भूसा ही मिला के उसमें खल वगैरह डाली और खिला दी, तो वो चूरी वगैरह मिला देते हैं, तो सूखा चारा ज्यादा रहता है, हरा चारा कम रहता है। पशुओं को दूध देने की क्षमता घट जाती है। जितना वो सूखा खाएगा उतना ही पशु को दूध देने की क्षमता घटती चली जाएगी। अब खिलाते तो हैं भूसा, उसको थोड़ा सा उसमें पानी मिला दिया, खल मिला दी, और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो बहुत अच्छा दूध दे, ऐसा नहीं होगा। उसको हमें ज्यादा से ज्यादा 60-70% तक हरा चारा खिलाना चाहिए, और 30% उसको हम सूखा चारा या दूसरी सूखी चीजें, दाना चूरी वगैरह मिला के, जिसमें कि दालों की चूरी रहती है, विभिन्न प्रकार की दालों की चूरी रहती है, छिलका रहता है, खल रहती है, और इसी प्रकार से जितना भी भूसा है या और ज्वार है सूखी हुई, उसका चारा है, या बाजरे का है, तो ये सूखे चारे जो है वो 30 से 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। 60% से ज्यादा उसमें जो है हरा चारा ही होना चाहिए। अब उसमें रिजिका भी हो सकता है, बरसिम भी हो सकती है, उसमें काउपी जो बोलते हैं हम उसको, वो भी हो सकती है, काउपी भी खिलाई जा सकती है, क्योंकि फलीदार उसमें रहती है, प्रोटीन रहता है। इसी प्रकार से उसको जो है नेपियर ग्रास आजकल आ रही हैं, बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं,
तो वो भी खिलाई जा सकती है। उसको एक सेवन घास है, जैसे जैसलमेर, जोधपुर में जो है ज्यादातर, राजस्थान एरिया में उसको ज्यादा उपजाऊ होती है, वो ज्यादा खिलाई जाती है। जहाँ जिस एरिया में जो चीज हो वही खिलानी चाहिए, क्योंकि देश अनुकूल, ऋतु अनुकूल, समय अनुकूल के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो जहाँ जिस चीज की उपलब्धता हो वही चीज खिलानी चाहिए, क्योंकि वहाँ का वातावरण जिस चीज के लिए बना है तो वही चीजें ज्यादा खिलानी चाहिए। जैसे नॉर्थ में है, पंजाब में, हरियाणा, यूपी में है, ज्यादातर जो है हम खिलाते हैं उनको, रिजका खिलाते हैं, बरसिम खिलाते हैं, या उनको ये भूसा वगैरह ज्यादातर खिलाते हैं। लेकिन कम से कम खिलाना चाहिए भूसा, जो है अधिक 30% से अधिक क्षमता नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। बाकी हम उसको सरसों की खल वगैरह है, मूंगफली की खल है, या ये दालों की चूरी है, तो बाकी उसको ये भी खिला सकते हैं। थोड़ी उसमें सब्जियां भी हम डाल सकते हैं सीजनल, उसके चारे में। जैसे घिया के समय पे घिया डाला जा सकता है, चुकंदर भी डाला जा सकता है, और पेठा भी डाला जा सकता है, गाजर भी खिलाई जा सकती है। तो इस कद्दू तरीके वगैरह। से पत्ता गोभी भी खिलाई जा सकती है। तो ये सारी सब्जियां जो हैं, ये भी समय समय पे, जो समय पे होती हैं, पशुओं को हमें जरूर खिलानी चाहिए। गाय को, भैंस को, जो भी है, ये सब खिलानी चाहिए। तो इससे क्या है, उनकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत अच्छी रहेगी। और उनको भी उसी प्रकार से अच्छा जो भोजन मिलेगा, शरीर को संतुलित भोजन मिलेगा। तो ऐसा मेरा मानना है, और विचार सभी का कहना है कि शाक, सब्जी, भाजी सब खिलानी चाहिए पशुओं जी को। जी जी जी। तो खाली हमें उन्हें ये नहीं है कि खाली भूसा चारा और वो उठा के खल मिला के दे दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब तरह की चीजें खिलानी चाहिए उन्हें, जो भी खेत में होती है, सीजनल होती हैं, वो सब देनी चाहिए। उसी से दूध की क्षमता देने की उनकी बढ़ेगी। और हमें जैसे खल जो है, खास करके जितनी भी हैं, वो तेल निकलने के बाद जो बचता है उसको खल बोलते हैं। तो वो चाहे उसकी हो, सोयाबीन की हो, चाहे वो मूंगफली की हो, चाहे वो सरसों की हो, चाहे वो तिल की हो, ये समय के हिसाब से और ऋतु के अनुकूल देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा, उनको जो है पोषक तत्व उनको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये सब बहुत अच्छा है। और हरे शाक और पत्तों का समावेश जरूर होना चाहिए उनके भोजन। जी 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 डॉक्टर साहब। तो इससे डॉक्टर साहब। हाँ हाँ दूध जी हाँ देने जी। की क्षमता अच्छी रहेगी। जी 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 डॉक्टर साहब, ये इसमें जैसे मक्का बताया आपने, तो वो मक्का जो बेबी कॉर्न है उसमें कॉर्न होता नहीं है क्या? नहीं, उसमें बेबी कॉर्न छोटी अवस्था में तोड़ लेते हैं ना, उसको अच्छा पोलिनेट नहीं होने दिया जाता। उसको दूसरे तीसरे दिन ही जैसे ही वो निकलता है, उसको तोड़ लेते हैं। वो सब्जी के लिए इस्तेमाल होता है बेबी कॉर्न। अच्छा अच्छा अच्छा। सब्जी के रूप में इस्तेमाल होता है, छोटा रहता है, उंगली जितना साइज रहता है, और उसका 1.4 से 1.5 सेंटीमीटर उसकी व्यास होता है, उसका सरकमफ्रेंस होती है, और उसका जो है 10 सेंटीमीटर तक वो लंबाई होती है। छोटी अवस्था में उसको पोलिनेट नहीं होने दिया जाता, उसको तोड़ लेते हैं। तो वो उसमें दाना नहीं बनने देते, तो उसकी सारी पोषक, जितना पोषण रहता है पौधे में, वो पूरा पौधे में ही रहता है। जी जी जी। ठीक ठीक है अनिल जी, कुछ प्रश्न है आपका डॉक्टर साहब से, अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अनिल जी। हाँ, हो सकता है कि सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने एकदम जरूरी बातें बताई हैं। तो और एक चीज हाँ डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब। पशुओं के लिए एक चीज और बता देता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ज्यादातर इधर गुजरात में देखा कि आप जो बीज हैं उनको अंकुरित करिए, अंकुरित करके उनको हाइड्रोपोनिक विधि से जो है उगाइए, और उनको जब वो 1 हफ्ते के हो जाएं, 10 दिन 15 दिन के, तो वो जो है क्या है कि उसमें 1 किलो बायोमास से 10-15 किलो बायोमास बन जाएगा। जिनके पास खेत नहीं है, जिन किसानों के पास, पशुपालकों के पास
खेत नहीं है, जमीन नहीं है, वो जी, थोड़ी जी, ही जी। जगह में रैक सिस्टम बना के, जैसे बाँस है, बाँसों जी, से जी। बड़े-बड़े रैक सिस्टम बना के और उनके अंदर ट्रे रखकर, कुंडे हुँ, रखकर जो है मिट्टी के, उसमें जो है 1 किलो बीज, अगर आप जैसे मक्का है या 1 किलो ज्वार है या 1 किलो जो है बाजरा है या हुँ, 1 हुँ, किलो हुँ, जो है आपका जो है चना है, 1 किलो आपका हुँ, कोई भी चीज़ है, तो उससे हुँ, वो हुँ, जो है बायोमास 10-15 किलो बन जाएगा। हुँ, 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 15-16 या महीने में उसका जो है उग कर बड़े-बड़े वो होकर उसका हुँ। बायोमास बन जाएगा। जी, जी, तो बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। जई है, हुँ, जौ हुँ, है, हुँ, 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 ज्वार हुँ, है, हुँ, हुँ, मक्का हुँ, है, तो हुँ, हुँ। ये आपका 1 किलो से 10-15 किलो बायोमास बन जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये इसको बड़े चाव से खाती हैं, जो पशु हैं, गाय-भैंस बहुत चाव से हुँ, खाती हैं, क्योंकि ये जो है हाइड्रोपोनिक विधि से आप इसको तैयार कर सकते हो और हुँ, इसमें जड़ जड़ समेत खा सकती हैं, इसमें मिट्टी नहीं होती है। तो जड़ जड़ हुँ, जब वो जड़ जो हैं बहुत मुलायम रहती हैं, तो वो जब पेट में जाएँगी तो उसका फाइबर का काम करेंगी और हुँ, ये जो हुँ, हुँ, हाइड्रोपोनिक विधि से तैयार जो उनका चारा है, ये बहुत ही हुँ, ज़बरदस्त उनके शरीर के लिए पोषक तत्व देगा और उनको जो है आनंद देगा खाने में भी, तो हुँ, इससे दूध देने की क्षमता अच्छी बढ़ेगी। हुँ, 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 हुँ। डॉक्टर साहब ये देखा मैंने भी कई जगह पर और योगी जी का एक सेमिनार हुआ था, उसमें भी मैंने ये देखा था, तो ये अच्छा है जी ये और बहुत कम अच्छा है। ज हाँ जी, हाँ ये जी। कम ज़मीन में और घर के पास ही अपनी छत पे भी इसको लोग जो है पशुपालक कर सकते हैं, अपनी छतों के ऊपर रैक लगा के बाँसों के और बहुत हुँ, सस्ते में ये हुँ। तैयार हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। जी, जी, जी। बजाय दाना खिलाने के ये काम हुँ, करना हुँ। चाहिए। हाँ, जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें हरा चारा भी होगा और दाने की व्यवस्था भी हो गई, तो ये हुँ। बहुत अच्छा है। और जी, इसमें जी, जी। जड़ें भी फाइब्रस जड़ें आ जाएँगी, तो वो उसके पेट की सफाई करने में और उसको जो है फाइबर प्रदान करने में बहुत आनंद महसूस होगा, उसको खाने में भी आनंद आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसका अच्छा हो जाएगा। हुँ, 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 हुँ। जी, डॉक्टर साहब जी। जी, डॉक्टर साहब बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। जी। ठीक है डॉक्टर साहब इसमें मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूँ, अगर कोई इसमें आएँगे तो। तो आगे हम इस विषय को थोड़ा-सा लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब ने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें बताई है। तो कुछ और थोड़ा-सा अभी हम इसमें स्वाध्याय कर लेते हैं, फिर सत्र को हम समापन करेंगे। इसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि विभिन्न प्रकार के चारे, हरे चारे को महत्व दिया जाना चाहिए और उससे उसकी दुग्ध उत्पादन की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उसी क्रम में संतुलित आहार में हरे चारा क्या-क्या और हो सकता है, उसको पे भी थोड़ा-सा हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि पशुओं के समुचित रूप से वृद्धि करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए उत्पादन के लिए केवल भरपेट आहार का समुचित होना भी आवश्यक है। ताकि पशु की उत्पादक क्षमता आपकी अधिक आवाज़ समय नहीं आ तक रही है। बनी रहे आपकी और आवाज़ स्वास्थ्य भी ठीक रिकॉर्डिंग नहीं आ रहे। रही है, सूखे आवाज़ अच्छी चारे नहीं आ में रही है। जो कि गोपालकों हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा। तो इसमें ये है कि सूखे चारे में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति का प्रमुख स्रोत पूरक रूप में अ, पूरक के रूप में दाना या दाना मिश्रण ही होता है, परंतु महंगा होने के कारण आम किसान आवश्यकता अनुसार दाना खिला नहीं पाता। व्यावसायिक गोपालक को भी दुग्ध उत्पादन महंगा पड़ता है, इसलिए पशु विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत दाने की मात्रा केवल
सरकारी डेयरियों एवं संपन्न पशुपालकों तक ही सीमित रह जाती है। अतः गौपालकों के लिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने और आहार को संतुलित करने का एकमात्र सस्ता और व्यवहारिक विकल्प हरा चारा रहता है। हरा चारा पशु को खिलाने पर इससे पौष्टिक व संतुलित आहार बन जाता है। हरे चारे से पशु को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी व विटामिन ई प्राप्त होती है। विटामिन ए व डी पशु को सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। विटामिन बी जुगाली करने पर पशु के रूमेन में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा निर्मित कर दिए जाते हैं, जो पशु को प्राप्त होते हैं। दलहनी हरे चारे में पशु को शरीर की आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, कैल्शियम व फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। अदलहनी चारे जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा में कार्बोहाइड्रेट अधिक मिलते हैं। पशुओं को हरा चारा खिलाने से पशु पोषण का खर्च बहुत कम हो जाता है। सभी प्रकार के आहारों की तुलना में हरे चारे से प्राप्त प्रति किलो दूध की लागत सबसे कम होती है। अतः सस्ते मूल्य पर दुग्ध उत्पादन के लिए हरा चारा पशुओं को नियमित रूप से मिलना अति आवश्यक रहता है। हरे चारे की कैसे व्यवस्था कर सकते हैं? इसमें दुधारू पशुओं से कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए चारा खिलाना व उसके लिए व्यवस्था करना अनिवार्य है। अच्छे किस्म के हरे चारे पशुओं के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। संतुलित हरा चारा प्राप्त करने के लिए एक कतार फलीदार चारों की तथा 2 कतारें अफलीदार चारों की बोनी चाहिए। इस प्रकार के मिश्रित चारे उगाने से प्रति हेक्टेयर प्रोटीन तथा ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। सूखे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी रहती ही है, परंतु आमतौर पर अक्टूबर, नवंबर व मई, जून में सिंचित क्षेत्रों में भी हरे चारे की कमी आ जाने के कारण पशुओं को हरा चारा पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे उनका दुग्ध उत्पादन घट जाता है। हरे चारे की कमी के दिनों में पशुओं को हे अथवा साइलेज खिलाया जा सकता है, जिसके बनाने व खिलाने की विधि हम आगे चर्चा करेंगे। पूरे वर्ष हरा चारा खिलाना काम करने वाले पशुओं को भी जरूरी है। अतः हरे चारे के महत्व को ध्यान में रखते हुए जमीन, जलवायु, सिंचाई की सुविधा के अनुसार चारा उत्पादन के लिए किसी एक फसल चक्र को अपनाया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में सिंचाई के लिए मीठा पानी उपलब्ध होता है, उसमें ये सुनिश्चित हो कि मीठा पानी वहां हो और वहां पर अच्छे किस्म के चारों का पूरे वर्ष उगाया जा सकेगा उन्हें। तो पूरे समय प्रचुर मात्रा में हरा चारा प्राप्त किया जा सके, ऐसी व्यवस्था वहां बनाई जा सकती है। और कुछ फसल चक्र अपनाकर हम पूरे वर्ष हरा चारा ले सकते हैं। जिन इलाकों में पानी की कमी हो, तो उस अवस्था में भरपूर मात्रा में अगर व्यवस्था नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे बाजरा फसल चक्र का जो सिस्टम रहेगा वो बाजरा 2 लाइन, लोबिया 1 लाइन, और उसको बोने का समय रहेगा 15 मार्च। और पूरे साल में कुल अनुमानित पैदावार जो प्रति हेक्टेयर होने की संभावना रहती है वो 1000 से 1100। ज्वार की जो है
कुंटल प्रति हेक्टेयर है ये। और ज्वार जो है वो 2 लाइन और लोबिया 1 लाइन, वो 15 जुलाई, और उसकी भी यही मात्रा लगभग रहेगी। और जई की 15 अक्टूबर, उसकी मात्रा लगभग यही रहती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र जो वर्षा आश्रित हैं, उस क्षेत्रों में पूरे वर्ष हरा चारा नहीं उगाया जा सकता, परंतु वर्षा ऋतु में ज्वार, बाजरा, ग्वार, मक्का, लोबिया व मोठ आदि उगाए जा सकते हैं। रबी के मौसम में नमी रहने वाले खेतों में सरसों आदि लगाई जा सकती है। भारत का 70% कृषि क्षेत्र वर्षा आश्रित है, जिसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कृषि एवं पशुपालन दोनों को ही विकसित करने के लिए वर्षा जल के समुचित संरक्षण से पर्याप्त मात्रा में हरितिमा विकसित की जा सकती है। गोपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ हम विभिन्न फसल चक्र अपना सकते हैं। इसमें हम कुछ उसका बात करते हैं अभी। तो बढ़ावा देने के लिए, इसे आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से हरा चारा उत्पन्न करना नितांत आवश्यक तथा एकमात्र विकल्प है। इससे न केवल गोपालन लाभकारी होगा, बल्कि कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। इन क्षेत्रों में गोपालन के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। तो इसमें जो चार्ट है ये, इस चार्ट में जैसे हम देख पा रहे हैं कि पूरे वर्ष हरे चारे हेतु फसल चक्र के लिए हम ये निम्न व्यवस्था अपना सकते हैं। जैसे मक्का और लोबिया बोने का समय रहता है 25 अप्रैल, और इसमें पैदावार जैसे दी हुई है तो 1650 से 1750 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसमें हम पैदा कर सकते हैं। रबी की फसल से खेत सामान्य समय से खाली होने की स्थिति में इसकी बुवाई करना चाहिए। तो ये पूरा चार्ट है, जैसे बरसीम, मक्का, लोबिया, मकचरी का समय 10 जुलाई का रहता है। बरसीम प्लस सरसों का समय 25 सितंबर का है। मक्का प्लस लोबिया का 1 अप्रैल का है बोने का समय, और ज्वार प्लस और ग्वार का समय 15 जून का, सरसों का 1 सितंबर का, जई और मटर का 7 नवंबर का। इसे 1680 और 1300 से 1450 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार होने की संभावना रहती है। रबी की स्थिति में बुवाई थोड़ा कम, परंतु हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। और तीसरा इसमें जो बिया और जी नेटवर्क इशू हो गया था। तो इसमें हम अभी हमने समझा सरसों 16 सितंबर को अनुमानित इसकी 1400 से 1500 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। इसी प्रकार
अभी मैं चार्ट साझा इसलिए नहीं कर रहा, थोड़ा नेटवर्क डिस्टरबेंस हो जाता है उससे। वो मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में। मगचरी, बाजरा और लोबिया की जो 3 कटाई है, वो 7 मई उसका बोने का समय है और 1600 से 1800 कुंटल प्रति हेक्टेयर होने की संभावना रहती है। और यद्यपि चारा उत्पादन अधिक मिलता है, पर मई में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। और बरसीम प्लस जई, इसकी 5 कटाई की जा सकती है और 7 अक्टूबर को इसको बोने का समय है। मीठी सूडान, लोबिया 1 मई और बरसीम प्लस जई 1 अक्टूबर। और इसमें 1700 से 1800 कुंटल प्रति हेक्टेयर की संभावना है। चारा उत्पादन सर्वाधिक है, परंतु पूरे मई में चारा उपलब्ध होना में थोड़ा-सा कठिन इसमें रहता है। तो इस प्रकार फसल चक्र बना के काम किया जा सकता है। और बरसीम प्लस सरसों को बोने का समय 15 सितंबर इसमें है। और संकर हाथी घास का 10 मार्च, लोबिया का 10 मई और इसमें भी 1500 से 2000 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार का उम्मीद रहती है। एवरेज का जो समय है वो 1 नवंबर है। संकर हाथी घास का 15 मार्च है। इनमें से पैदावार में बार-बार नहीं बताता हूँ। लगभग 1500 से 1700 इतनी हमें अनुमान रहता है। और जैसे बताया सूडान घास है और जी, तो मक्का प्लस लोबिया 1 मार्च को, ज्वार प्लस ग्वार 15 जून को। इस प्रकार बनाए गए हैं और एक इसका चार्ट भी है, वो मैं आपको साझा कर दूंगा। तो हम थोड़ा उपलब्ध कराने का उनसे कुछ पूछ सकते हैं। फसल चक्र के बारे में हमें ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है, जैसे बरसीम की खड़ी फसल के अंदर ही लगभग 10 मार्च को संकर हाथी घास की जड़ों की लाइनों का फासला 1.5 से 2 मीटर तथा पौधों का फासला 60 से 70 सेंटीमीटर रखकर रुपाई करें। अप्रैल के अंत में जब बरसीम से चारा मिलना बंद हो जाता है, तो उस समय हाथी घास चारा देना आरंभ कर देती है। संकर हरी घास की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए मई-जून के महीनों में इसकी लाइनों के बीच में लोबिया की बुवाई कर दी जा सकती है। अक्टूबर के महीने हाथी घास की आखिरी कटिंग लेकर इसकी लाइनों के बीच में बरसीम के साथ चीनी सरसों के बीज मिलाकर बुवाई कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में जब संकर घास का चारा नहीं मिलता, तब उसके बीच में कोई बरसीम और सरसों चारा देना शुरू कर देती है। फरवरी-मार्च में संकर घास का फुटाव शुरू हो जाता है और इससे अक्टूबर तक चारा मिलता रहता है। तो ये इस तरह हम फसल चक्रों
बनाकर काम कर सकते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र तथा हरे चारे की कमी वाले क्षेत्रों में आहार व्यवस्था जो है उसके लिए देश के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अनुकूल वातावरण, जमीन में सिंचाई न होने के कारण अच्छे किस्म का चारा जैसे बरसीन, मिर्च, इसके विपरीत पराली, तूड़ी, ज्वार देश के कड़वी प्रचुर मात्रा में देश के करीब हर भाग में उपलब्ध है, परंतु इन सूखे चारों में पोषक तत्व कम होते हैं तथा प्रोटीन, खनिज पदार्थ व विटामिन की मात्रा न के बराबर होती है। पशु इन्हें पर्याप्त मात्रा में भरपेट नहीं खा पाते हैं। परिणामतः इनसे जीवन निर्वाह की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती। पशुओं को निम्न स्तर की कटने के बाद खाली खेतों में चराकर पेट भरता है या उनके लिए कुछ घास काटकर होते हैं तथा घर में बंधी पशुओं को खिलाता है। इस प्रकार की आवाज आ रही है? खिलाता है और केवल दुधारू पशुओं को कुछ दाना या खल देता है, लेकिन ज्यादातर अपने पशुओं को तूड़ी, पराली, कड़वी जो भी उसके पास होता है उसे ही खिलाता है। इस तरह आहार का सीधा कुप्रभाव पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। परिणामतः पशुओं की उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में गौपालन उसे आर्थिक रूप से कारगर सिद्ध नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे सूखे चारे को उपचारित करके खिलाना है। तो उपचार करने की 2 विधियां हैं। इसमें एक विधि है वह थोड़ा उसमें ध्यान रखना होगा क्योंकि उसमें कुछ उन्होंने यूरिया का प्रयोग बताया है। तो किस प्रकार उसे करना है और किसी वैज्ञानिक परामर्श भी इसमें ले सकते हैं। जिनकी ये पुस्तक है मैं उनका नंबर भी साझा कर दूंगा, तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करना है। विधि में साझा कर देता हूँ। जैसे कि एक यूरिया सीरा इन्होंने बताया है, उसमें 100 किलो राशन तैयार करने हेतु बताया गया है। मात्रा उसी अनुसार फिर कम की जा सकती है। जैसे भूसा 90 किलोग्राम और उस 90 किलोग्राम में 1 किलोग्राम से कम यूरिया रखा गया है और सीरा 10 किलोग्राम, खनिज मिश्रण आधा किलोग्राम, सादा नमक आधा किलोग्राम, विटामिन ए 50 ग्राम और पानी 10 लीटर। उपचारित करने के लिए सबसे पहले एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लेकर उसमें 1 किलो लगभग 700-800 ग्राम यूरिया को अच्छी तरह घोलें। अब इसे घोल को 10 किलो शीरे में 10 किलो शीरे में मिलाकर अच्छी तरह से घोलें और इसी घोल में उपरोक्त मात्रा अनुसार नमक, खनिज मिश्रण तथा विटामिन ए को भी मिला दें। अब इस घोल को फुहारे से 90 किलो तूड़ी यानी कि भूसा
को फर्श पर फैलाकर उस पर अच्छी तरह से छिड़काव करें। ध्यान रहे कि शीरे का मिश्रण तूड़ी के हर भाग में अच्छी तरह से मिल जाए। खिलाने की विधि: सूखे चारे को उपचारित करते ही पशुओं को तुरंत खिलाया जा सकता है, परंतु इसे पशुओं को पहले थोड़ा-थोड़ा खिलाकर आदत बनानी चाहिए तथा प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा बढ़ाते रहें। इससे पशु के पेट में यूरिया की निर्धारित मात्रा धीरे-धीरे नियमित रूप से पहुंचती है। इस तरह 15 दिन बाद पशुओं को इसे खाने की आदत लग जाती है। उसके पाचन पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। अब पशुओं को सुबह-शाम इस उपचारित चारे को भरपेट खिलाया जा सकता है। इसका जो लाभ है, वह यह देखा गया है कि जैसे यूरिया जुगाली करने वाले पशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता को कुछ सीमा तक पूरा कर सकता है। शीरे के प्रयोग से पशु को अधिक ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है और इस यूरिया के संदर्भ में थोड़ा-सा पशु चिकित्सक हैं हमारे संपर्क में, उनसे परामर्श लेकर आप प्रयोग कर सकते हैं। खनिज, लवण व विटामिन ए की पूर्ति होती है। शीरे के प्रयोग से पशु को अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है और उससे अ, हमें खनिज, लवण और विटामिन ए मिलता है। आहार का स्वाद भी अच्छा हो जाता है और पशु इसे चाव से खाता है। इसमें सावधानियाँ: कभी-कभी सर्दी के दिनों में शीरा गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए घोल बनाते समय इसे थोड़ा गर्म कर लें। ताज़ा पीने का पानी हर समय पशुओं को उपलब्ध होना आवश्यक है। खनिज मिश्रण बाजार में विभिन्न नामों में मिलता है, जैसे सुपर मिनडीफ, मिल्क मीन, मिनमिक्स आदि। विटामिन ए भी बाजार में कई नामों से उपलब्ध है। यूरिया कभी भी पशुओं को अकेला ना खिलाएं। हमेशा यूरिया को शीरे के साथ ऊपर बताए गए अनुपात 1:10 में अच्छी तरह घोलकर बनाकर सूखे चारे के साथ मिलाकर ही खिलाएं। यूरिया का विषैलापन पशुओं के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसके लिए थोड़ा पशु चिकित्सक का परामर्श लेकर ही काम करें तो और लाभ होगा। तो इस प्रकार इसमें विभिन्न चीजें बताई गई हैं। यूरिया का तो हानिकारक तो प्रभाव रहेगा ही थोड़ा। आगे जाके कैसा उसका असर हो तो वो कुछ पता नहीं चलता है। जी। ठीक है तो ठीक है तेज प्रकाश जी, थोड़ी सी और इसमें कुछ बातें मैं रख देता हूँ, जी। फिर आगे सत्र को करते हैं। जी। इसमें हरे चारे का परीक्षण जो है वो कैसे करें हम, वो थोड़ा देखते हैं। हरे चारे, इसमें पशुओं के लिए वर्ष भर हरे चारे की आवश्यकता होती है, परंतु उपलब्धता वर्ष भर एक सी नहीं रहती है। तो वर्ष के कुछ महीनों में चारा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है तथा कुछ महीनों में कमी रहती है। जैसे उदाहरण स्वरूप बरसात शुरू होने से पहले, बरसात के बाद अर्थात मई, जून तथा अक्टूबर, नवंबर में हरे चारे की कमी रहती है। इसके विपरीत अगस्त, सितंबर तथा फरवरी, मार्च के महीनों में हरे चारे का उत्पादन जरूरत से ज्यादा होता है। इस फालतू हरे चारे को वैज्ञानिक विधि से संरक्षित कर उस समय के लिए भंडारित कर सकते हैं जबकि हरे चारे की कमी हो। तो हरे चारे को निम्न विधियों से परिरक्षित किया जा सकता है, जैसे साइलेज बनाकर परिरक्षित करते हैं और हे बनाकर परीक्षित परिरक्षित करते हैं। साइलेज बनाने की जो विधि रहती है, जैसे आमतौर पर घरों में हम अपने लिए आम, नींबू, मिर्च आदि का अचार बनाकर रखते हैं, उसी प्रकार पशुओं के लिए भी फालतू हरे चारे को साइलेज यानी कि अचार बनाकर
रखा जा सकता है। साइलेज उस चारे को कहते हैं जो हरे चारे के फर्मेंटेशन किण्वन द्वारा बनता है। हरे चारे को वायुरोधी गड्ढों में अच्छी तरह दबाकर रख दिया जाता है। गड्ढे के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं में अम्ल पैदा होते हैं, कार्बोलिक लैक्टिक अम्ल पैदा होते हैं जो चारे को अचार जैसा बना देते हैं। साइलेज को जानवर चाव से खाते हैं। यह उत्तम गुणकारी होता है। अच्छी प्रकार बनाई गई साइलेज में हरे चारे के 80 से 85% पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। हरे चारे के अभाव में कम खर्च में साइलेज से यह कमी पूरी की जा सकती है। साइलेज हेतु फसलें एवं उनकी अवस्था। जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, वे साइलेज बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। उनसे साइलेज अच्छा बनता है। चारे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर पर्याप्त मात्रा होने पर किण्वन की क्रिया ठीक प्रकार से होती है और साइलेज में पौष्टिक अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है। हरे चारे की फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, मीठी सूडान घास, जई, गन्ने का अगोला आदि से अच्छा साइलेज बनाया जाता है। साइलेज बनाने वाले चारों में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट 8 से 10% तक होने चाहिए ताकि साइलेज में किण्वन की क्रिया होते समय अम्ल काफी मात्रा में रहे और वह चारे को खराब होने से बचाए। तो इसमें जैसे पीएच जो है वो लगभग 4.2 रहता है। बरसीम, रिचका, लोबिया आदि दलहनी फसलों से स्वतंत्र रूप में अच्छा साइलेज नहीं बन पाता क्योंकि इन चारों में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम तथा नमी व प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। परंतु कुछ उपचार के बाद इनका भी साइलेज बनाया जा सकता है। यदि इन फसलों के को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर 1 से 1.5 दिन से के साथ मिलाया जाए, लगभग 60% हो जाती है तथा 2% के हिसाब से सीरा मिला दें, तो इससे साइलेज बनाया जा सकता है। सीरा मिलाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है और इसके अलावा बरसीम, रिचका, लोबिया आदि के चारे को मक्का, ज्वार, जई आदि चारों के साथ मिलाकर साइलेज बनाया जा सकता है। दलहनी फसलों का साइलेज बनाने के लिए सभी फसलों को दाने की दुग्धावस्था में काटना में कम हो जाती है तथा दात्रा उपलब्ध रहती है जो कि ना चारे को मशीन द्वारा छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। इससे हरे चारे के सूखने उतनी नमी रहनी चाहिए जितने में भंडारण के समय फफूंदी का प्रकोप ना हो। सामान्यतः भरते समय चारे में 60 से 70% नमी रहनी चाहिए। अधिक नमी भी ठीक नहीं है। शुष्क पदार्थ कम से कम 30% अवश्य होना चाहिए।